अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहरोज़ अब्बास। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोग बहुत सुन रहे हैं रमज़ान में कि प्रोफेशनल जो भिखारी हैं, प्रोफेशनल जो फ़कीर हैं, उन लोगों को ना दें बल्कि सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढें। और वो लोग जो मांगते नहीं हैं और गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, उन लोगों के घर तक आप अपनी रकम को या राशन को या जो भी आप मदद करना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं, ना कि आप प्रोफेशनल बैगर्स जो कि बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और प्री प्लान्ड एक माफिया के तहत कराची में उन्हें डिप्लॉय किया गया अलग अलग सिग्नल्स पे, अलग अलग जगहों पे। तो ये एक मुहिम चलाई ज़फ़र अब्बास साहब ने, जेडीसी वाले ज़फ़र अब्बास साहब, जिनको आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं उनसे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि मुझसे कोई 6-8 लोग ये बात पूछ चुके हैं, यार ये सफ़ेद पोश लोग कौन है और ये कहाँ मिलेंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसको दें। ऐसे ही तो किसी को भी नहीं दे सकते ना जाके कि यार ये मेरी तरफ से हेल्प है। जाहिर सी बात है अगली की भी इज्जत है और इज्जत नफ्स हमें मजरू नहीं करनी है किसी की भी, और इस तरह से मदद करनी है और इस तरह से सदका और खैरात करनी है कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि सदका और खैरात जो है ना, इस लफ्ज़ को बहुत मायूब बना दिया गया है कि अगर कोई सदका या खैरात का नाम लेता है ना तो ये समझा जाता है कि बहुत कोई गिरी हुई चीज़ है ये, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हो ना, वो भी सदक़े की किस्म है। तो इसलिए सदका और खैरात कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरे लफ्ज़ नहीं है, इन्हें बुरा लफ्ज़ बनाया गया है, मायूब बनाया गया। तो पहले तो इस चीज़ से बाहर निकलें कि भाई ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि सफ़ेद पोश लोग कौन हैं, कौन है असल मुस्तहिक, कौन है वो लोग जिनकी हम मदद करें। और अगर आपके आसपास आपको वो नज़र नहीं आ रहे तो मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ जिससे आप ये पता कर सकेंगे कि सफ़ेद पोश लोग कौन है। देखें, आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, आप सिर्फ ये डायग्नोज कर लें, ये ऑब्जर्व कर लें कि आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, चाहे कि वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे कि वो आपके पड़ोसी हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनकी एक एवरेज इनकम देखें। 50,000 मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा इनकम लगा लें कि एक बंदा जिसकी एवरेज, वो आपको पता है कि हाँ भाई ये इसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 है, ये महीने के 50,000 कमाता है और इसका किराए का घर है, इसके 2 बच्चे हैं या इसका एक बच्चा है या एक भी बच्चा नहीं है, चले बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है उसका, और वो किराए के घर में रहता है, 50,000 उसकी तनख्वाह है। तो आप उसके एक्सपेंसेस को ज़रा नोट डाउन करना शुरू करें। अगर वो किराए के घर में रहता है, एक इस वक्त मिनिमम किराया मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम किराया 15,000। जो मकान मालिक 15,000 किराया ले रहे हैं ना, वो भी अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ताला उन्हें और दे कि वो अपने किराएदारों से किराया भी कम ले रहे हैं, तो ये भी एक हेल्प है। वरना तो किराए कम नहीं है, ये बात आप सब भी जानते हैं। तो फिलहाल हम लगाते हैं 50,000 रुपये बंदे की तनख्वाह है, 15,000 रुपये उसके रेंट में चले गए, पीछे बचे 35,000 रुपये। बिजली का बिल कम से कम भी 2 कमरों का अगर बंदे का घर है तो 5 से 10,000 रुपये आएगा। तो एवरेज 7,000 पकड़ लेते हैं इसको। तो 15,000 और 7,000 आपके, मेरा भाई, होगा 22,000 रुपये। 22,000 रुपये के अलावा देखें, अब इंसान की ज़रूरत है, इसे आप अय्याशी में काउंट मत कीजिएगा जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। घर में इंटरनेट भी लगा हुआ होगा, केबल भी लगा हुआ होगा, जाहिर सी बात है ज़रूरत है भाई, इस वक्त माशरे में रहने के लिए ज़रूरत है। तो आप एक नॉर्मली जो इंटरनेट का जो पैकेज होता है या महीने के जो चल रहे हैं इंटरनेट वालों के, वो तकरीबन 1,500 रुपये तो चल रहे हैं, और अगर केबल लगा लो तो 500 रुपये, तो 2,000 रुपये ये होगा। तो 22 और 2 हो गए 24,000 रुपये। 24,000 रुपये के अलावा बंदे की जो है वो बाइक भी होती है, कहीं आना जाना वो कर रहा होता है, नौकरी होती है उसकी, तो तकरीबन उसका 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल उस बंदे का लग रहा होता है। तो 2 लीटर पेट्रोल लगा लेते हैं तो 500 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल हो गया। तो 500 रुपये के हिसाब से महीने के 15,000 ये बन गए। तो 24 और 15 बन गए 39,000, 39,000 रुपये। इसमें अभी तक उस बंदे के घर का राशन नहीं आया है, और अगर उसके घर में कोई बीमार है, उसकी बीवी बीमार है या वो खुद बीमार है, तो उसकी दवाई नहीं आई है। अभी उसके पास 11,000 रुपये बच रहे हैं। अभी सिर्फ महीना शुरू हुआ है, जिसमें मैंने अभी गैस का और पानी का बिल नहीं लगाया है। तो एक नॉर्मल बिल 2 कमरों के घर में गैस का बिल आ जाता है तकरीबन 500 रुपये। तो 500 रुपये वो लगा लें और 500 ही पानी का बिल लगा लें, तो पूरे 40,000 रुपये बन जाते हैं। पीछे बचे उसके पास 10,000 रुपये। इस 10,000 रुपये में उसे 30 दिन खाना खाना है। अब 30 दिन खाना कैसे खाएगा वो?
आप लगाएं रोजाना का 1 किलो दूध आएगा उसके घर में। इस वक्त 210 रुपए किलो दूध है, आप 200 लगा लें, 200 रुपए के हिसाब से रोजाना का उसका 1 किलो दूध हो गया 6000 रुपए का। एक छोटी डबल रोटी लगा लें जो कि आप 70 रुपए की हो चुकी है, तो 7 या 21 तकरीबन जो है वो 2000 रुपए की सिर्फ ब्रेड आ जाएगी उसकी। तो कितने हो गए भाई ये 10,000 रुपए में से आपके 6000 रुपए वो चले गए दूध के, और आपके तकरीबन 2000 रुपए ब्रेड के चले गए, तो 8000 ये चले गए। पीछे आपके पास बचे 200 रुपए, 2000 रुपए। अब मुझे ये बताएं इस 2000 रुपए में वो बंदा क्या करेगा, क्या कर सकता है वो बंदा। तो एक बहुत आसान सी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को दी है कि अगर वो किराए के घर में रहता है तो उसके पास 2000 रुपए बच रहे हैं, दूध और डबल रोटी खा रहा है वो सिर्फ एक वक्त की, तो 2000 बच रहे हैं। और वो भी जाहिर सी बात है कि डबल रोटी बंदा खाली नहीं खाता है, उसके ऊपर कुछ लगाता भी है, कुछ बटर लगाता है, कुछ जैम लगाता है, कुछ तो लगाता है। देखिए ये अय्याशी नहीं है। अगर आप लोग ये सोचे ना कि भाई खाली डबल रोटी खा ले भाई तू, तो भाई क्यों खा ले, वो भी इंसान है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा, वो उसके 50,000 ऐसे खत्म हो जाने। अब हम इसको लेकर आते हैं उन लोगों पे जिनका अपना घर है। तो जिनका अपना घर है तो सीधे सीधे आप किराए के माइनस कर दें 15,000 रुपए। तो अभी वो बंदा 15,000 रुपए उसके पास बचे में, जिसमें उसका नाश्ता आया है, सुबह का नाश्ता भी पूरा नहीं आया, उसका सिर्फ 1 किलो दूध आया है और एक ब्रेड आई है और एक बटर आया है, ऐसे करके लगा लें इसको, तो 15,000 बच रहे हैं अब उसके पास। तो अब उस 15,000 रुपए में उसे दोपहर का खाना भी खाना है, रात का खाना भी खाना है, और अगर कोई खानदान में कोई शादी वगैरह है, कोई लेना देना है, तो वो भी करना है उसने। तो ये 15,000 रुपए में कैसे होगा, क्योंकि गोश्त का रेट इस वक्त पहुंच गया है 1000 रुपए किलो, चिकन का रेट पहुंच चुका है 600 रुपए किलो, और दाल सब्जी भी अगर वो बंदा पकाता है तो एक वक्त की उसकी जो हंडिया पकेगी, मेरे हिसाब से एक वक्त का खाना उसका कितने का जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तकरीबन 500 रुपए का तो जाना चाहिए। 500 रुपए का उसका एक वक्त का खाना, तो 2 वक्त का खाना 1000 रुपए का, तो एक दिन का 1000 रुपए का खाना हो गया, तो महीने के हो गए 30,000 रुपए। 15,000 उसके पास बचे हुए थे, तो वो 15,000 नेगेटिव में चल रहा है, वो 15,000 के क्रेडिट में चल रहा है बेचारा, जिसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, अपना घर है, वो बंदा 15,000 के क्रेडिट में चल रहा है। तो वो बंदा जिसका किराए का घर है वो तकरीबन 30 से 40,000 रुपए क्रेडिट में चल रहा है इस वक्त। तो ये हालात हैं। तो सफेद पोश वो बंदा ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप ये देख लें कि किसका किराए का घर है, किसका किराए का घर नहीं है, उसकी तनख्वाह कितनी है, यही चीजें आपको बता देंगी कि कौन असल सफेद पोश है और किसको असल जरूरत है। ये तो एक बात आप करते हैं। दूसरी बात, इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ, मत करिएगा इतनी कैलकुलेशन, इससे भी और आसान तरीका बता देता हूँ। बाइकिया वाले, फूड पांडा वाले, या जितने भी डिलीवरी राइडर्स हमारे पास चल रहे हैं, ये सब सफेद पोश हैं, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। ये सिलानी के दस्तरखान पे आके खाना नहीं खा रहे, जेडीसी के दस्तरखान पे आके खाना नहीं खा रहे, ये लोग मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ रहे। अगर आप लोगों ने मिसाल सुनी हो तो भाई मुफ्त की रोटी जो तोड़ रहा होता है ना, फिर वो हड़ाराम हो जाता है, क्योंकि उसे बैठे बैठे पे खाने को मिल रहा होता है, वो क्यों कमाएगा। तो बहरहाल ये वीडियो में एक अलग टॉपिक है कि ये जो दस्तरखान खुले हुए हैं, इतनी सारी एनजीओज बन रही हैं, ये एक अलग टॉपिक है और इस पे भी इंशाल्लाह आपको एक अगली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वही मेरा टॉपिक है कि मुझे उसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूं कि असल में सफेद पोश कौन है। आप एक बाइकिया की राइड बुक करें, आपके पास जो भी बंदा आएगा ना वो सफेद पोश है। वो अपना घर चलाने के लिए बाइकिया की राइडें पकड़ रहा है, और पेट्रोल के हालात आपको पता है, एक मैक्स करके भी ना वो बहुत मेहनत करेगा ना, अगर मतलब अगर वो 14 घंटे अगर वो बाइकिया चला रहा है ना, तो वो तकरीबन कोई 1500 से 1800 रुपए तक की बचत कर पाएगा, और महीने के वो पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है कि 1500 से लगा लेते हैं 45,000 रुपए। तो फिर भी जो है ना उसके घर का मामला पूरा नहीं होगा, और उसकी जो बाइक चल रही है ना वो सिर्फ फ्यूल के अलावा फिर ऑयल भी लेगी, और फिर और भी मेंटेनेंस लेगी उसकी बाइक। तो ये सब चीज़ें आप देख लें। फूड पांडा राइडर, बाइकिया राइडर और अदर जितने भी राइडर्स हैं ना, जो कि उबर राइडर्स भी हैं, उबर ड्राइवर्स भी हैं, ये सब सफ़ेद पोश लोग हैं। तो ये आप कोई भी बंदे को बुलाएं, फूड पांडा का एक ऑर्डर करें, वो ऑर्डर लेकर आएगा, जो आपका दिल चाहे आप उसको दे दें। बाइकिया की राइड बुक करें, वो बंदा आएगा, जो दिल चाहे आप उसको दे दें। असल सफ़ेद पोश लोग वही हैं, क्योंकि वो कमा रहे हैं, अपने हाथ से कमा रहे हैं। वो चीनी एक कहावत है ना, अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे मछली मत खिलाओ, उसे मछली पकड़ना सिखाओ। तो बहरहाल ये मैंने आपको कहा ना कि ये एक अलग मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक पे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। और मेरी अगली वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है रोटी या नौकरी, इन दो में से क्या चीज़ होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए या नौकरी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें पब्लिक ओपिनियन भी शामिल करूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा,
और आप आराम से ढूंढ सकेंगे कि कौन सफ़ेद पोश है। सही है। और मेरी मदद आप लोग किस तरह कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों में ये मैसेज आम कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर किसी को मेरी किसी बात से इख्तिलाफ हो तो बिल्कुल वो कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात करूंगा। सही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।